हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन करने वाले हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं या फिर क्लास 12th में, तो आप दोनों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि क्लास 12th में भी ये 5 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए आज हम बहुत ही सरल तरीके से इसको हम समझ लेते हैं। और आप लोगों की एक गलती बता दूं दोस्तों, आप लोग तुरंत ही स्क्रीनशॉट करके भागते हो। अगर ऐसे ही पढ़ाई होती तो क्या बात थी दोस्तों, तुरंत ही स्क्रीनशॉट करके फ़ोटो ले करके हम टॉपर बन जाते। नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हमें कमेंट भी करते हैं कि सर जी आप पैसा ले लीजिए, लेकिन हमें क्या ऐसे ही शानदार टॉपिक को प्रोवाइड कराएं। बट मेरे दोस्त, एक बात का ध्यान देना, हम भी एक मिडिल फैमिली से हैं, आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, बस आपको हम एक बेहतर मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है केवल आप हमें अपना प्यार और सपोर्ट दें, बस। ठीक, चलिए यहाँ से हम इसको देख लेते हैं और वीडियो को अंत तक देखना। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको हम बताएंगे जो इस यहाँ पर लिखी तो नहीं है, लेकिन हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के बाद मेरा आपसे वादा है दोस्तों कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस जाएगा और कभी भी आप इसको भूल नहीं सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम इसको समझ लेते हैं। शुक्राणु होता क्या है? तो शुक्राणु क्या है दोस्तों, हमें पता है शुक्राणु एक नर युग्मक होता है। शुक्राणु क्या है? तो शुक्राणु एक नर युग्मक होता है, ठीक है ना, नर युग्मक होता है, हमें पता है। अब नर युग्मक क्या होता है, ठीक है ना, ध्यान देना, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक में शुक्राणु आता है, मादा युग्मक में क्या है, अंडाणु। तो ये एक नर युग्मक होता है दोस्तों। अगर हम बात करें इसका आकार, तो जो शुक्राणुओं का आकार होता है वो लगभग 60 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है ना। ह्यूमंस में बात कर रहे हैं, मानव शुक्राणु का जो आकार होता है वो 60 माइक्रोमीटर लगभग इसका आकार होता है। अगर इसकी आकृति हम बात करें तो मनुष्यों में ये एक चम्मच के आकार का होता है, लेकिन अदर जीवों में, यानी भिन्न भिन्न जीवों में इसका आकार भी क्या होता है, अलग अलग होता है। किसी में गोलाकार, किसी में अंडाकार और किसी में हुक के आकार के। तो ये शुक्राणुओं का आकार वो जिस मतलब अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है, बस इतना आपको जानना है। अब ध्यान देना, इसमें जो अगली जो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, कि अगर हम बात करें शुक्राणु, तो शुक्राणु में कितने भाग होते हैं? तो शुक्राणु में होते हैं 4 भाग, ठीक ना। आपको बहुत सारी किताबों में या बहुत सारे टीचर बताएंगे 3 भाग होते हैं। तो देखिए, उसमें ग्रीवा को काउंट नहीं करते हैं, लेकिन शुक्राणु के 4 प्रमुख भाग होते हैं। पहला कौन होता है? सिर, दूसरा ग्रीवा, तीसरा मध्य भाग, मिडल पीस, ठीक है ना, मध्य भाग ये, और चौथा क्या होता है? पूंछ होता है। अब यहाँ से जो सबसे प्रमुख होता है वो इसका शीर्ष भाग ही होता है। अब शीर्ष भाग में वो प्रमुख क्यों होता है दोस्तों? तो शीर्ष भाग में अगर हम बात करें, सबसे ऊपरी संरचना क्या होती है? एक टोपी के आकार की या एक घुंडी के आकार की संरचना होती है, जिसे कहा जाता है एक्रोसोम। क्या कहा जाता है? एक्रोसोम कहा जाता है, या अग्रपिंडक, ठीक है ना, अग्रपिंडक या फिर एक्रोसोम कहा जाता है। अब ध्यान देना दोस्तों, इसमें क्या होते हैं, शीर्ष भाग में केंद्रक युक्त गुणसूत्र पदार्थ पाए जाते हैं। केंद्रक युक्त गुणसूत्र पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। और इसमें जो एक्रोसोम होता है वो किसका बना होता है? तो ये बना होता है गाल्जी काय का, ठीक है ना। किसका बना होता है? गाल्जी बॉडी। और खोज किसने किया था गाल्जी काय की? कैमिलो गाल्जी ने। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब ध्यान देना, जो एक्रोसोम होता है इसमें विशेष प्रकार के एंजाइम का भी स्राव होता है। विशेष प्रकार के एंजाइम का भी स्राव होता है, जो क्या करता है, अंदर यूट्रस में, गर्भाशय में, महिला के गर्भाशय में पहुंच करके शुक्राणुओं के जो अंडाणु होते हैं उनके बाहर की जो झिल्ली है उसको नष्ट करने का काम करते हैं। कौन करता है? एक्रोसोम, ठीक है ना। एक्रोसोम क्या करता है दोस्तों, जैसे ये अंडाणु है, ठीक, इसके चारों तरफ जैसे जब शुक्राणु पहुंचते हैं, ठीक है ना, जब इस पे शुक्राणु इसके चारों तरफ से आकर के इस पे पहुंचते हैं, तो भाई सभी शुक्राणु तो इसमें प्रवेश नहीं करेंगे, जो पावरफुल होते हैं वही इसमें प्रवेश करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो अग्रपिंडक होता है शुक्राणुओं का, जो यहाँ से सबसे अगला भाग होता है, इसमें विशेष प्रकार के एंजाइम का स्राव होता है, जो अंडाणु की इस झिल्ली को क्या करते हैं, भेद देते हैं, यानी इस झिल्ली को घोल देते हैं और इसमें शुक्राणु आसानी से प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दे, एक क्वेश्चन यहाँ से
ध्यान देना दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि यदि एक क्रोमोसोम को काट कर निकाल दिया जाए तो निषेचन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान देना, इसमें अगर एक क्रोमोसोम को काट कर निकाल दिया जाए तो निषेचन की प्रक्रिया ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि क्या होता है, इसी में केंद्रक युक्त जो गुणसूत्र पदार्थ होते हैं, ठीक, ये क्या होते हैं, सबसे प्रमुख अपना अहम रोल निभाते हैं। इसमें जब शुक्राणु प्रवेश करता है दोस्तों, ध्यान देना, इसका अगला भाग क्या है, यही अंदर प्रवेश कर जाता है, बाकी पीछे का बचा रह जाता है, ठीक ना। तो ध्यान देना, अगर एक क्रोमोसोम को काट कर निकाल दिया जाए तो निषेचन नहीं होगा, ठीक है ना, फर्टिलाइज नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया ही नहीं होती, इतना ध्यान देना है बस। तो यही तो लिखा है ना सिर में कि इस भाग में मुख्यतः केंद्रक तथा गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, यानी केंद्रक युक्त क्या होते हैं दोस्तों, केंद्रक युक्त गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसका जो सिर का प्रारंभिक भाग होता है वो क्या कहलाता है, एक क्रोमोसोम कहलाता है। यहाँ से आप देख रहे हैं एक क्रोमोसोम कहलाता है जो गाल्जी काय का बना होता है। अभी बताया ना किसका बना होता है, गाल्जी काय का। खोज किसने किया गाल्जी काय, कैमिलो गाल्जी ने। और ये क्या करता है, इसमें यानी एक क्रोमोसोम में अंडे के आवरण को भेदने वाले या फिर घोलने वाले क्या होते हैं, एंजाइम स्रावित होते हैं, ठीक है ना। अंडे के आवरण को घोलने वाले एंजाइम का स्राव होता है। पूछा जाता है इसका कार्य क्या होता है क्रोमोसोम का, तो यही क्या करता है, यही अंडाणुओं की झिल्ली को भेद करके अंदर प्रवेश करता है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं ग्रीवा। तो ग्रीवा जो होता है ये क्या है, सिर और मध्य भाग को जोड़ने का कार्य करता है। और इसमें एक जोड़ी तारक काय उपस्थित होते हैं, यानी एक क्या है, एक जोड़ी तारक काय उपस्थित होते हैं, एक लंबी श्रृंखला होती है, ठीक। और यहीं से एक अच्छी तंतु की शुरुआत होती है और इसमें कुछ नहीं होता है। और हाँ, ये जो बना होता है दोस्तों किसका बना होता है, यानी इसमें भी इसके भाग में कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है। क्या होता है, कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से ध्यान दो क्या लिखा गया है कि इस भाग में एक जोड़ी तारक काय उपस्थित होते हैं और इस भाग से एक अच्छी तंतु की शुरुआत, ये देख रहे होंगे एक अच्छी तंतु की शुरुआत होती है और इसमें कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है। क्या होता है दोस्तों, कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है, ठीक। और अगला अगर हम बात करें मध्य भाग, तो मध्य भाग में क्या होता है, तो मध्य भाग में ये जो तारक काय है यहाँ से एक अच्छी तंतु होते हुए क्या शुक्राणु के सबसे अंतिम भाग तक पहुंचती है, शुक्राणु के सबसे अंतिम भाग तक पहुंचती है और इस तंतु के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया का जाल बुना होता है। किसका, माइटोकॉन्ड्रिया को। अब ध्यान देना, आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसे ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। क्या कहते हैं, ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। अब ये इसका कार्य क्या होता है, ये क्या करता है, तो ये शुक्राणुओं को गति करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है, उनको यानी मोशन करने के लिए उन्हें पावर देता है, ठीक है ना। क्या करता है, पावर देने का कार्य करता है। तो इसमें यही तो लिखा गया है ना कि इस भाग में शुक्राणु के अंत तक एक लंबी जो अच्छी तंतु क्या है उपस्थित होती है, ठीक। और इसके चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है ना, किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का जाल बुना होता है, ठीक, यानी माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है और ये क्या करता है, शुक्राणुओं को गति करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। पूछा जाता है कभी कभार कि जो यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका क्या कार्य होता है, तो ये शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है, ठीक है ना, यानी गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा उसको देता है ताकि वो गति कर सके, ठीक। तो चलिए अब यहाँ से हम देख लेते हैं पूंछ के बारे में, चौथा भाग, ठीक। तो ये क्या होता है दोस्तों, शुक्राणु की सबसे अंतिम संरचना होती है, या अगर हम बात करें तो शुक्राणु का सबसे अंतिम भाग क्या होता है, उसे हम कहते हैं पूंछ। अब इसका कार्य क्या होता है, तो ये शुक्राणुओं को तैरने में सहायक होती हैं। इसके कुछ भाग में कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है और कुछ भाग में कोशिका द्रव्य नहीं पाया जाता है। तो जैसे हमें पता है कि जैसे कोई जलीय जीव है या कोई तरंगे हैं इस तरह से आगे बढ़ती हैं, हमें पता है दोस्तों जब ये ऊपर नीचे से वेब की भांति होती हैं तो क्या है, आगे जाने में मदद मिलती है,
ठीक है ना। हम जब तैरते हैं तो हमें पता है जो तैराक होते हैं वो ऊपर नीचे चलते हैं, इससे क्या होता है वो आगे की ओर मोशन करते हैं, गति करते हैं। और मछली में भी देख रहे होंगे उनकी भी गति इसी तरह से होती है। अगर उनके हम जो पंख होते हैं काट देंगे तो वो नहीं गति कर पाएंगे, तो वही होते हैं, ठीक है ना। ये जो पूंछ है शुक्राणुओं को तैरकर आगे जाने में मदद करती है, ठीक। तो इसमें लिखना कैसे है कि यह शुक्राणुओं का अंतिम भाग, शुक्राणु का अंतिम भाग होता है और एक लंबी धागे नुमा संरचना होती है जो शुक्राणुओं को गति करने के लिए क्या होती है, सहायक होती है। क्या करती है दोस्तों, शुक्राणुओं को गति करने के लिए सहायक होती है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक कर देना, बाकी आपकी मर्जी। हमने तो अपनी तरफ से हर कोशिश की कि आपको बेहतर दे सकें। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे शानदार टॉपिक के साथ, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।